इस मूवी में ये दिखाते हैं कि एक आदमी बस स्टॉप पर बैठा हुआ है और तभी इसके पास एक औरत आकर बैठ जाती है और अब फॉरेस्ट गंप चॉकलेट खाना शुरू कर देता है और वो इससे पूछता है कि आप खाएंगी। वो कोई जवाब नहीं देती। फॉरेस्ट गंप बोलता है कि मैं ऐसी 1.5 लाख चॉकलेट्स खा सकता हूँ। इसके बाद फॉरेस्ट गंप इसके जूते देखता है जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, जो फॉरेस्ट गंप को बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो बोलता है कि आपके जूते बहुत अच्छे हैं, ये जरूर आरामदेह होंगे। वो बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। फॉरेस्ट गंप बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से जूते पहने हैं और अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अपनी जिंदगी के पहले जूते याद आ जाएंगे। और ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और अभी फॉरेस्ट गंप बच्चा है। ये दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गंप एक डॉक्टर के पास होता है और इसे खास किस्म के जूते पहनाए जा रहे होते हैं जिसमें लंबी लंबी स्टील की रॉड्स लगी हैं। डॉक्टर बोलता है कि इसके पैर तो मजबूत हैं लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे ही डॉक्टर बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा वैसे ही फॉरेस्ट गंप गिर जाता है। अब यहाँ से फॉरेस्ट गंप की मम्मी उसे बाहर ले जाती हैं और बोलती हैं कि कभी कभी किसी को ये मत बोलने देना कि वो तुमसे बेहतर है। खुदा सबको एक जैसा बनाता तो वो सबके पाँव तुम्हारे जैसे बनाता, लेकिन तुम अपने आप में एक खास हो। फॉरेस्ट गंप का नाम फॉरेस्ट गंप इसलिए रखा होता है क्योंकि इनके दूर के रिश्तेदार का नाम फॉरेस्ट गंप होता है और इसी इंसान से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसका नाम फॉरेस्ट गंप रखा होता है। अब फॉरेस्ट गंप की मम्मी चाहती हैं कि फॉरेस्ट गंप को एक अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए वो इसको एक अच्छे स्कूल में ले जाती हैं। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल ये बोलता है कि इस बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता क्योंकि इसका IQ लेवल कम है। लेकिन फॉरेस्ट गंप की मम्मी बोलती हैं कि नहीं, मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा। प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे स्कूल में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है इसमें फॉरेस्ट गंप फिट नहीं आता, आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए जहाँ फॉरेस्ट गंप जैसे बच्चे पढ़ते हो। लेकिन बाद में फॉरेस्ट गंप की मम्मी प्रिंसिपल को मना ही लेती हैं। अब फॉरेस्ट गंप का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया है और जब वो पहले दिन बस में जाता है तो इसे अपने साथ कोई भी नहीं बिठाता। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठना चाहोगी और वो फॉरेस्ट गंप को अपने पास बिठा लेती है। इस बच्ची का नाम जेनी होता है। अब फॉरेस्ट गंप और जेनी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट गंप के घर में सिर्फ इसकी मम्मी और फॉरेस्ट गंप रहते हैं क्योंकि इसके वालिद नहीं है और इसकी मम्मी इनकम के लिए लोगों को अपने घर एज ए गेस्ट रखती हैं और इसीलिए इनके घर में लोग आते जाते रहते हैं। एक दिन इनके घर में एक सिंगर आता है और जब वो गिटार बजा रहा होता है तो फॉरेस्ट गंप इस पे अजीब सा डांस कर रहा होता है और इसकी चाल भी बहुत अजीब होती है। कुछ दिनों बाद जब वो मार्केट से जा रहे होते हैं, फॉरेस्ट गंप और इसकी मम्मी टीवी पे देखती हैं कि वही सिंगर जो इनके घर में एज ए गेस्ट आया था, वही वाले स्टेप्स जो फॉरेस्ट गंप ने इसे करके दिखाए थे, वो अपने गानों में वही स्टेप्स परफॉर्म कर रहा होता है और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फॉरेस्ट गंप जो इस औरत को अपनी कहानी सुना रहा है वो बोलता है फिर उसे हार्ट अटैक आ गया, लगता है किंग बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद उसे हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद ये दिखाते हैं कि अब जेनी और फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो साथ घूमते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब एक दिन जेनी और फॉरेस्ट गंप जा रहे होते हैं, तभी पीछे से 3 बच्चे आते हैं और वो पत्थर फॉरेस्ट गंप के सर पे मारते हैं। जब फॉरेस्ट गंप पीछे मुड़कर देखता है तो पत्थर इसके सर पर लगता है और वो गिर जाता है। वो बच्चे फॉरेस्ट गंप को बोलते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ हो। अब वो इसे और भी पत्थर मार रहे होते हैं। तभी जेनी बोलती है भागो फॉरेस्ट गंप भागो। अब फॉरेस्ट गंप अपनी अजीब सी चाल से जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है और वो तीनों बच्चे अपनी साइकिल में फॉरेस्ट गंप का पीछा करना शुरू कर देते हैं और जेनी पीछे से बोलती है कि तेज भागो फॉरेस्ट गंप, तेज भागो। और फॉरेस्ट गंप भागना शुरू करता है और वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाता है और जो इसके पैर में लोहे की रॉड्स वाले जूते होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और फॉरेस्ट गंप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो इतनी तेज भागता है कि वो तीनों बच्चे साइकिल से भी इसका पीछा नहीं कर पाते। और फॉरेस्ट गंप के अंदर भागने की पावर का इसे आज पहली बार पता चलता है, जैसे वो पहली बार भागा हो। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि जेनी फॉरेस्ट गंप के घर के पास ही रहती है। रात को चुपके से फॉरेस्ट गंप के कमरे में आ जाती है। वो बोलती है कि इसके घर में कुत्ता है जिससे उसे डर लगता है। फॉरेस्ट गंप बोलता है कि वो कुत्ता बहुत ही कमीना कुत्ता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब जेनी और फॉरेस्ट गंप दोनों बड़े हो चुके हैं और अब वही सीन दिखाते हैं जिस सीन में पहली बार उन 3 बच्चों ने फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारे थे और भागे थे। अब वो सब बच्चे बड़े हो चुके हैं और आज दोबारा वो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं, लेकिन इस बार वो जीप पर होते हैं, साइकिल पर नहीं। और जेनी बोलती है फॉरेस्ट गंप भागो, फॉरेस्ट गंप भागो। और फॉरेस्ट गंप भागते भागते एक ग्राउंड में चला जाता है जहाँ पर फुटबॉल का मैच हो रहा होता है। एक खिलाड़ी गोल करने के लिए बॉल लेकर
लेकर भाग रहा होता है। और तभी फॉरेस्ट गंप इतनी तेज भागता है कि इसको भी पीछे छोड़ देता है और भागते भागते वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पर जो टीचर होते हैं, कोचेज होते हैं, वो देखते हैं ये कौन है। तभी एक टीचर बोलता है कि इसका नाम फॉरेस्ट गंप है और ये एक लोकल इडियट है और इसकी रनिंग देखकर, उसकी स्पीड देखकर वो इसे इस टीम में शामिल कर लेते हैं। और इसी की वजह से फॉरेस्ट गंप अब कॉलेज में भी चला जाता है और जब वो कॉलेज के मैचेस होते हैं तो फॉरेस्ट गंप को इसी गेम का कोई रूल नहीं पता होता। बस इतना पता होता है कि बॉल लेकर भागना है। जब भी उसके हाथ में कोई बॉल देता है वो भागना शुरू कर देता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक कोई उसे पकड़ ना ले। लेकिन वो बहुत तेज होता है, उसी की वजह से ये मैच जीत रहे होते हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट गंप बहुत फेमस हो जाता है और उसे ऑल अमेरिकन टीम में भी एडमिशन मिल जाता है और 5 साल तक फॉरेस्ट गंप फुटबॉल खेलता रहता है और 5 साल तक फुटबॉल खेलने के बाद उसे कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। वो कहता है कि मैंने फुटबॉल खेला था और इसके बदले मुझे डिग्री मिल गई। जिस दिन फॉरेस्ट गंप के कॉलेज में सबको डिग्री मिल रही थी और उसी दिन इनके कॉलेज में एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फॉरेस्ट गंप को बोलता है कि क्या तुमने अपने कैरियर के बारे में कुछ सोचा। फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती हो जाता है और उसे लेने के लिए एक बस आती है जिसमें बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं और ये सब ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप बस में चढ़ता है और ड्राइवर को बोलता है कि मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। वो बोलता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, गंदी नाली के कीड़े, जाकर पीछे बैठ जाओ। और वो पीछे जाता है लेकिन उसे कोई भी अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। आपको याद होगा कि बचपन में जब पहली बार वो अपने स्कूल जा रहा था तब भी किसी ने उसे अपने साथ नहीं बिठाया था और सिर्फ जेनी ने उसे अपने साथ बिठाया था। एक लड़का जो बहुत ही अजीब सा होता है, बहुत मोटा सा होता है, जिसके होंठ बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो और फॉरेस्ट गंप वहाँ पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है बेंजामिन बुफेट ब्लू, लेकिन प्यार से लोग मुझे बब्बा बुलाते हैं। फॉरेस्ट बोलता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है और लोग मुझे फॉरेस्ट गंप भी बुलाते हैं। बब्बा बोलता है कि मैं तो झींगों का काम करना चाहता था लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। वो बताता है कि मेरी माँ झींगे पकाती है। दरअसल बब्बा हमेशा झींगों की बातें किया करता था, मानो झींगा उसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज हो। फॉरेस्ट गंप बोलता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं। तो जेनी वापस इसके पास आती है और कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि खतरा है तो तुम वहाँ से भागोगे, तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और मैं तुम्हें एक रोज एक लेटर लिखूंगा। और जेनी वहाँ से चली जाती है और अब फॉरेस्ट गंप और बब्बा दोनों वियतनाम पहुँच चुके हैं। वियतनाम में पहुंचकर बब्बा समंदर देखता है और कहता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इसमें समंदर में बहुत से झींगे होंगे और एक बार हम यहाँ पर कब्जा कर लें, इसके बाद हम यहाँ पे झींगे पकड़ने के लिए आएंगे। बब्बा अगर बात करता है तो सिर्फ झींगों के बारे में, इसके अलावा इसके पास और कोई बात नहीं होती। बब्बा फॉरेस्ट गंप को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम लोग यहाँ से वापस जाने के बाद एक बोट खरीदेंगे और समंदर में बहुत सारी झींगे पकड़ेंगे और हमारी पार्टनरशिप होगी 50-50 की और हमें घर लेने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम बोट पर ही सो सकते हैं और जो झींगे हम पकड़ेंगे इन्हीं खा भी सकते हैं। फॉरेस्ट गंप बोलता है कि ये अच्छा आइडिया है। अब इन्हें यहाँ वियतनाम भी काफी महीने हो चुके हैं और फॉरेस्ट गंप रोज एक ना एक लेटर जेनी को जरूर लिखता है। एक दिन ये जंगल में जा रहे होते हैं तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है। सब भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं और इनके बचने के चांसेस कम होते हैं। और जैसा कि जेनी ने फॉरेस्ट गंप को बोला था कि जब भी मुसीबत आए या तुम्हें खतरा लगे तो वहाँ से तुम भागोगे, तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। और अब फॉरेस्ट गंप भागता है। फॉरेस्ट गंप भागने में चैंपियन होता है और वो इतनी तेज भागता है कि आगे जाकर जब वो पीछे देखता है तो इसके दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तभी इसे बब्बा का ध्यान आता है और वो भागता हुआ बब्बा को वापस लेने जाता है, लेकिन उसे बब्बा नहीं मिलता बल्कि इन्हीं के साथ का एक दूसरा फौजी मिलता है जो जख्मी होता है और वो इसे उठाकर नदी के किनारे रख देता है। इसके बाद वो दोबारा बब्बा को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन वहाँ उसे बब्बा नहीं मिलता। एक और फौजी मिलता है, वो भी जख्मी होता है और वो इसको भी उठाकर नदी के किनारे ले जाता है। इसके बाद वो कई चक्कर लगाता है और सारे फौजियों को बचाकर वहाँ पे ले आता है। अब उसे बब्बा को ढूंढना है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे जो इनका ऑफिसर होता है जिसका नाम लेफ्टिनेंट डैन होता है वो जख्मी होता है। वो वहाँ से वापस नहीं जाना चाहता, वो दुश्मन का सामना करना चाहता है लेकिन फॉरेस्ट गंप इसे जबरदस्ती कंधे पे उठा के नदी के किनारे छोड़ देता है। लेकिन फॉरेस्ट गंप ने अभी तक हार नहीं मानी। वो बब्बा को लेने के लिए जा रहा होता है। तभी लेफ्टिनेंट डैन बोलता है कि वहाँ पर बॉम्ब गिराने
वाले हैं, तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट गम वहाँ पे जाता है और इसे बब्बा मिल जाता है। बब्बा को गोली लगी होती है, वो बब्बा को वापस लाता है लेकिन बब्बा बच नहीं पाता और बब्बा मर जाता है। इसी पूरे सफर में एक गोली फॉरेस्ट गम को भी लगी होती है और वो गोली इसके हिप पर लगी होती है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि जितने भी आर्मी ऑफिसर थे सब हॉस्पिटल में हैं और सब जख्मी हैं, लेकिन फॉरेस्ट गम वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा होता है। इसी पीछे एक आर्मी ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अब ये मेडल इसे प्रेसिडेंट से मिलना है कर पाए। तभी वहाँ दूर से जैनी आती है और बोलती है फॉरेस्ट जैनी को देखकर बहुत खुश होता है। वो स्टेज से कूद कर सीधा जैनी के पास जाता है और इसे गले लगा लेता है। इसके बाद वो देर तक वॉक करते हैं और जैनी उसे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताती है कि उसने क्या क्या किया। वहीं फॉरेस्ट गम भी इसे वियतनाम के बारे में सब कुछ बताता है और फॉरेस्ट गम को मेडल ऑफ ऑनर मिला होता है। वो इसे जैनी को दे देता है। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ वही किया जो तुमने कहा। इसके बाद जैनी फॉरेस्ट गम को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती है और इन्हीं दोस्तों में इसका एक खास दोस्त और फॉरेस्ट गम से गले मिलती है और इस आदमी के साथ चली जाती है और एक बार फिर से फॉरेस्ट गम से जैनी दूर हो गई।